स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हम कर रहे थे पिछली दफ़ा जाने से पहले, और उसमें तुमने 3 इंस्ट्रक्शन शायद पढ़ ली थी, 2 रहती थी। तो हमने स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, स्टोर स्ट्रिंग, LODS पढ़ा था, लोड स्ट्रिंग, स्कैज पढ़ा था, स्कैन स्ट्रिंग, और बस ये 2 रहती थी, MOVS और CMPS, कंपेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब इनसे पहले ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगेन बार बार आती हैं एग्ज़ाम में, LES और LDS। ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एक्चुअली स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस वही 5 ही हैं जो उस दिन हमने पढ़ी थी। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस तो वही हैं। कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ी थी STOS, उसके आगे B या W आता था, LODS, उसके आगे B या W आता था। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्कैज। ठीक है। अब जो हमने 2 करनी है वो MOVS और CMPS। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये LES और LDS 2 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस्तेमाल होती हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फिर कह रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है, LES और LDS आर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस used to load a segment and offset register using a memory address. बेसिकली जब तुम LES की इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि लोड ES। अब ES तुम जानते हो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है, हमने बहुत इस्तेमाल किया है। कहाँ इस्तेमाल करते थे? सबसे ज़्यादा VGA में इस्तेमाल करते थे। जब VGA मेमोरी को कहीं पे पॉइंट करवा के स्ट्रिंग्स प्रिंट करने होते थे तो हम ES को VGA मेमोरी पे पॉइंट करवाते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम DI को या SI को यूज़ करते थे एज अ पॉइंटर उसके अंदर, और उसको सेट करते थे। अब अगर मैं एक सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट ये हो गया ना ES, ये सेगमेंट हो गया, इसी तरह से LDS जो है इससे बनता है लोड DS। लेकिन सिर्फ DS नहीं लोड होता, सेगमेंट भी लोड होता है, प्लस साथ एक ऑफसेट रजिस्टर भी लोड होता है, और इधर भी इसी तरह एक ऑफसेट रजिस्टर भी लोड होता है, वो हम इंस्ट्रक्शन के अंदर बताते हैं। ठीक है। तो LES loads ES while LDS loads DS, ये तो इसकी बेसिक बात है। Both these instructions have 2 parameters. One is the general purpose register to be loaded, यानी offset register जिसको लोड कर रहे हो, and the other is a memory location from which to load these registers. ये तुम्हें कमांड्स इस तरह से नजर आएंगी, इस तरह से। ठीक है। इनके 2 ऑपरेंड्स होंगे, तो LES के या LDS के 2 ऑपरेंड्स होंगे, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 1 इज अ ऑफसेट रजिस्टर टू बी लोडेड, और ऑपरेंड 2 जो है इज द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर टू लोड ES एंड वो जो भी ऑफसेट रजिस्टर है। ठीक है। यानी बेसिकली हम रैम में किसी जगह पे एक ऑफसेट की वैल्यू रखेंगे, एक सेगमेंट की वैल्यू रखेंगे, और फिर ये इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन ये करेगी कि रैम के उस सेल में से ऑफसेट एड्रेस निकाल के ऑफसेट रजिस्टर फेंक देगी, सेगमेंट रजिस्टर उठा के सेगमेंट में फेंक देगी। अच्छा, इसको इसने इस्तेमाल ऐसे करके दिखाया है, एक मिनट यार होल्ड करो। अच्छा जी, तो इसको अब इसने इस्तेमाल इस तरह करके दिखाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने बहरहाल ये एक प्रिंट STR की रूटीन थी जो स्ट्रिंग्स प्रिंट करती थी, तुम्हें पता है। उसके अंदर से इसने एक सब रूटीन कॉल की है प्रिंट, ये स्ट्रिंग लेंथ की, STRLEN की। ठीक है। इसको समझने के लिए तुम्हें ये 3 लाइनें बेसिकली समझनी पड़ेंगी कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वो सेगमेंट एड्रेस पुश करता है, जो भी स्ट्रिंग का सेगमेंट एड्रेस चल रहा है वो स्टैक पे पुश करता है। अपना
मेरे केस में मैं कहूँगा कि बस एक सेगमेंट एड्रेस पुश होता है। स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का एक सेगमेंट एड्रेस होएगा, एक ऑफसेट होएगा, तो इसने वो कर दिया। तो दूसरी बात ये है कि वो ये दोबारा पुश करता है। अब ये ऑफसेट एड्रेस है स्ट्रिंग का, तो ये सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद उसने पुश किया ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग। पूरा करना वर्थ नहीं है, क्योंकि 3-4 दफ़ा तो हम कर चुके हैं स्ट्रिंग लेंथ। ये अगर अभी तक समझ नहीं आया तो बस फिर अब नहीं आना, तो मैं सिर्फ अब जो इसमें नया हिस्सा है वो करवा रहा हूँ तुम्हें। तो ये 4 लाइनें ये करती हैं कि उसने सेगमेंट पुश किया, ऑफसेट पुश किया, और एक सब रूटीन कॉल कर दी strlen। सब रूटीन में जाओ, ये सब रूटीन है strlen। ये वही स्टैंडर्ड काम करती है। तुम्हें पता है कि पहले bp पुश करती है, फिर वो पॉइंटर बनाती है यहाँ पे bp का, ठीक हो गया वो, सॉरी वो स्नैपशॉट उतारती है, यहाँ पे bp का पॉइंटर सेट करवाती है। ये तो सारी सब रूटीन्स आंखें बंद करके करती हैं, और उसके ऊपर रजिस्टर चढ़ा देती है ये ESCX जो भी चढ़ा रही है। अब मेरा लेना देना इस इंस्ट्रक्शन से है, LESDI BP प्लस 4, LESDI BP प्लस 4, ठीक है जी। जिस तरह बताया है कि LES के 2 ऑपरेंड्स होते हैं, पहला ऑफसेट होता है। ये तो क्लियर यहाँ पे समझ आ रहा है कि इसने ES को लोड करना है और इसने DI को लोड करना है। इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं कि एक सेगमेंट लोड करती हैं, उसके साथ एक ऑफसेट जो यहाँ पे दिया होता है उसको लोड करती हैं, ठीक है ना। तो ES अब अच्छा सॉरी, BP प्लस 4 की तरफ उसने पॉइंट करवाया ना, ये BP है, ये BP प्लस 2 है, ये BP प्लस 4 है। अगेन वही जो सब रूटीन में जिस तरह से होता था। अब बेसिकली जो डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ वो 4 बाइट्स को देखता है, वो इस जगह को देखता है। मैंने तो कि तुम्हारी काफ़ी आसान कर दिया है, मैंने तो सारा बना दिया है, लेकिन बात ये है कि मैं मेमोरी का कोई भी एड्रेस उसको दे दूँ, तो उस एड्रेस से वो 2 चीज़ें उठाएगा, एक सेगमेंट उठाएगा, एक ऑफसेट उठाएगा, ठीक है। हमारे केस में BP प्लस 4 मैंने उसको दिया, तो जो सेगमेंट इधर मैंने रखा था वो उसको वो लोड कर देगा ES के अंदर, और जो ऑफसेट रखा था उसको लोड कर देगा DI जो सा भी रजिस्टर आपने दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये काम करता है। हम ये काम पहले भी करते आए हैं। हम कैसे करते थे? हम हाथ से करते थे। हम इस तरह से करते थे कि मूव करो AX के अंदर 0xB800, फिर मूव करवाओ ES को AX की तरफ। हम इस तरह से ये काम करते हैं। ES तो हम 1 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन हम जब उसको लोड करते थे तो हम हाथ से इस तरह उसके अंदर कुछ सेगमेंट एड्रेस रखते थे, हाथ से ऑफसेट एड्रेसेस रखते थे। तो इधर अब ऐसा नहीं है, इधर अब काम ऑटोमेट हो जाता है। तो एग्जांपल LES का है, बट LDS वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे, कोई भी फर्क नहीं होएगा। अच्छा जी, ये बड़ी हट के चीज़ है LES और LDS, और तकरीबन हर दफ़ा एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से आती है। मैंने इसलिए इसको इतना डिटेल में किया, चीज़ बहुत छोटी सी है। ये अब सारा नहीं मैं पढ़ रहा, ज़ाहिर बात है, ये प्रिंट STR की रूटीन है, वही 6ठे चैप्टर वाली। अच्छा, हमारा काम आज मेनली है मूव्स को डिस्कस करना, कि मूव्स की इंस्ट्रक्शन क्या करती है। इससे बनता है मूव स्ट्रिंग, एंड दिस इज यूज्ड फॉर मेमोरी टू मेमोरी कॉपी। तुमने असेंबली स्टार्ट की थी तो तुम्हें बताया गया था कि तुम मेमोरी टू मेमोरी कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस तरह से लिखते हो, कुछ भी लिख लो A B, तो रिमेंबर दैट दिस वाज इलीगल। मेमोरी टू मेमोरी हम MOV की इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन MOVS वो इंस्ट्रक्शन है जिसके साथ हम ये काम कर सकते हैं। हम वो बल्कि वो बनी इसलिए, वो इस्तेमाल इसलिए होती है कि वो मेमोरी से मेमोरी तक कॉपी करती है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि तुम्हें
पिछली क्लास में जो हमने लिखा था ना कि रजिस्टर्स और वो सारा कुछ इस्तेमाल होता है, तो कहाँ से कहाँ कॉपी होएगी? एसआई से कॉपी होएगी डीआई में। तुम्हें याद है ना, हमने रजिस्टर्स लिखे थे और चीज़ें ऑपरेंड्स लिखे थे कि हर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन एसआई से उठाती है सोर्स इंडेक्स से और डीआई पे रखती है डेस्टिनेशन इंडेक्स पे। जैसे LODS था तो वो एसआई से उठाती थी और AX के अंदर डालती थी। तो MOVS जो है वो हमेशा सोर्स से उठाता है और डेस्टिनेशन पे रख देता है। अब प्रोग्रामर का काम कितना है? उसने एसआई को सेट करना है, उसने डीआई को सेट करना है, दोनों पॉइंटर्स को, और उसने कमांड दे देनी है मूव्स की। तो मूव्स इज यूजुअली यूज्ड विद रेप प्रीफिक्स। रेप क्या करता था? रेप रिपीट्स द इंस्ट्रक्शन CX टाइम्स। वैसे भी पिछली दफा भी किया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि CX के अंदर अगर मैंने 100 डाला है और मैंने कमांड दी है, कर लेते हैं, मैंने CX के अंदर 100 डाला है और मैंने कमांड दी है रेप मूव्स W। ये क्या करता था कि जहां पे भी SI पॉइंट हुआ है, ये SI से उठा, मूव्स क्या करता है? SI से उठाता है, DI पे रखता है। तो ये कमांड ये करती थी कि SI से उठा के DI पे रखती थी, फिर SI को इंक्रीमेंट करती थी, DI को इंक्रीमेंट करती थी, ताकि दोनों अगले अगले सेल्स की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाए। और ये काम क्योंकि रेप लगा हुआ है, ये काम 100 दफा होता है। रेप का मतलब रिपीट होता है, कितनी दफा रिपीट? जो भी CX के अंदर वैल्यू चल रही है। वंस अगेन, MOVS का काम सिंपली इतना है कि SI से उठाओ, DI पे रख दो, खत्म। SI को आगे ले जाओ, यानी SI के पॉइंटर को एक आगे ले जाओ और DI के पॉइंटर को एक आगे ले जाओ, डन। रेप की वजह से ये कमांड अब रिपीट होएगी, यानी वो दोबारा SI से कॉपी करेगा, दोबारा DI पे जाएगा, दोबारा SI से कॉपी करेगा, दोबारा DI पे जाएगा। और रेप कितनी दफा होएगी? जो भी CX के अंदर लिखा हुआ है, 100। तो इसको उसने इस्तेमाल करके दिखाया है, जो एज एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिया है वो स्क्रीन स्क्रॉलिंग का दिया है। स्क्रीन स्क्रॉलिंग का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक स्क्रॉल अप आ जाता है और एक स्क्रॉल डाउन आ जाता है, ठीक है। मैं स्क्रॉल अप से स्टार्ट करता हूँ। तो तुम्हारे पास एक स्क्रीन है जो तुम्हें पता है कि 80 बाय 25 की होती है। ये स्क्रीन है जो 80 बाय 25 की होती है। तुम उसको स्क्रॉल अप करते हो तो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई, मतलब ये लाइनें लिखी नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो बेसिकली क्या होएगा कि जो ऊपर से 4-5 लाइनें हैं, ये वाली, तो ऐसे भी ना कहो ना, होना ये चाहिए है कि कुछ ये वाला जो हिस्सा है ये उठ के ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है ना? ये नहीं, अभी दोबारा सुनना जरा। ये सारी स्क्रीन चलती है, नॉर्मल स्क्रॉल आप दिमाग में करो ना, कैसे करते हो तुम? ये माउस दबाते हो इस तरह से, इसको स्क्रॉल करते हो स्क्रीन को, तो क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली जरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर आके स्क्रीन की पहली लाइन बन जाता है और नीचे चंद खाली लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। तो स्क्रॉल अप में बेसिकली दो ऑपरेशन होंगे मेरा ख्याल है। स्क्रॉल अप इस तरह से होएगा कि कॉपी लाइंस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। अब बॉटम का मुझे नहीं पता कितना है, अगर तुम 10 लाइनें स्क्रॉल कर रहे हो तो 10वीं लाइन से कॉपी करो, अगर 15 लाइनें स्क्रॉल कर रहे हो तो 15वीं लाइन से कॉपी करो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से गायब होता है, अब नहीं होना, अच्छा मैं उसके अंदर हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा हिस्सा गायब होता है, ज्यादा करूंगा ज्यादा गायब होएगा। तो पहला स्टेप तो ये कि कॉपी लाइंस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, और दूसरा स्टेप ये है कि क्लियर द बॉटम लाइंस। फॉर एग्जांपल if we want to scroll up 5 lines, we need to move all data from fifth line
move data from fifth line to first line, move data from sixth line to second line, move data from seventh line to थर्ड लाइन, सो ऑन। बस अब मैं इसको लिखूंगा तो नहीं, मतलब पांचवी लाइन को तुम पहली पे ले आओगे, छठी लाइन को तुम दूसरी पे ले आओगे, ये स्क्रोलिंग का अमल है। और उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लियर द बॉटम 5 लाइंस। बेसिकली जिस तरह क्लियर स्क्रीन नहीं करता था, क्लियर स्क्रीन कैसे करता था? याद है कुछ क्लियर स्क्रीन कैसे करते थे? स्पेस 0720 स्पेस। एग्जैक्टली उसी तरह से पूरी स्क्रीन पे नहीं करना है, सिर्फ 5 लाइनों पे करना है। तो ये वाला काम हमने करना है। तो ये काम काफी टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। जी हेलो। अच्छा, अब नंबर 1 पे तो ये है कि हम समझो कि ये सारी हमारी वीजीए मेमोरी ही है। मतलब हाँ, बस इसको क्या बनाना क्या है, बस ठीक है, ये हमारी सारी वीजीए मेमोरी है। तो हमें ये पता है कि हम इसको B800 पे जाएंगे तो हमें वीजीए मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे इसमें अब इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि हमारे पास ऑफसेट एड्रेस जो है वो 0 1 इस तरह से चलेगा। ठीक है, हेलो हेलो। अच्छा जी, अब लोकेशंस टोटल हैं कितनी? 0 1 2 3 4 एड्रेस कितने हैं टोटल? वो पता है आपको कि 4000 है। आखिरी एड्रेस जो है वो 3998 बनेगा। तो टोटल 4000 लोकेशंस नीचे में। अब आपका काम क्या है? आपने पांचवी लाइन से सारा हिस्सा उठा के, फिर बोलूंगा ये सारा उठा के इसको सारे को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, पांचवी लाइन कहाँ होएगी? कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल पांचवी लाइन किस जगह पे होएगी मेमोरी में? तो एक लाइन में 80 हरफ होते हैं, 5 लाइनों में 400 हरफ होते हैं, और मेमोरी में 2 की लोकेशन होती है ना, 2 डबल होता है सारा कुछ। तो 80 ज़रब 5 ज़रब 2 जो भी बनता है, क्या बनता है? 854 800 बनता है। तो मैं 800वीं लोकेशन से, जस्ट एज एन एग्जांपल समझाने के लिए, मैं 800वीं लोकेशन से ये सारा मैंने उठाना है, ये सारा मैंने मेमोरी सेगमेंट उठाना है। ठीक है, और इसको उठा के कॉपी कहाँ करना है? 0 के ऊपर। भाई पांचवी लाइन को अगर आपने पांचवी लाइन से उठा के सारा कुछ पहली लाइन पे लेके जाना है, तो आपने ये पांचवी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, अब ये सारा डेटा इधर लिखा हुआ है। अब इस सारे को उठा के तुम ले जाओगे इधर और तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस सारे को उठा के तुम ले जाओगे इधर। अब सोर्स तुम्हारी ये काली विंडो बन जाएगी और डेस्टिनेशन तुम्हारी ये लाल विंडो बन जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा काम बड़ा ही सादा है। हमने सोर्स इंडेक्स को यहाँ पे सेट करवाना है, एसआई को। डेस्टिनेशन को हमने 0 पे सेट करवाना है, क्योंकि उस काले डब्बे को कॉपी कर रहे हैं ना लाल डब्बे में। तो डेस्टिनेशन को यहाँ पे सेट करवाना है। ठीक है जी, और हमने कमांड दे देनी है मूव्स की। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो। अब इसके बाद कोड काफी आसान लगना चाहिए। कोड सिंपली ये है
कि मैं एक सब रूटीन कॉल करूंगा स्क्रॉल अप नाम की, उसको मैं सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा हूँ, वो ये उसने दिया है AX में 5। इसका मतलब ये है कि वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस स्क्रॉल करना चाहता है, वो उसने स्टैक पे रख दिया। 5 लाइन है, 10 लाइन है, 15 लाइन है, डजंट मैटर, वो हमारे पास पड़ा है स्टैक पे कि वो कितनी लाइनें स्क्रॉल करना चाहता है। अब सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि जहाँ पर मैंने वो यूज़ किया है, फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जहाँ पर मैंने ये 80 सॉरी ये 5 यूज़ किया है, ये वाला 5, ठीक है, तो इसकी जगह पे पैरामीटर आ जाएगा। वंस अगेन मैंने आपको इधर कागज़ पे ये समझाया है 5 लाइनें कैसे स्क्रॉल होएंगी, वो तो 800वीं लोकेशन से होएंगी, लेकिन उसने ये काम पैरामीटर के ज़रिए से किया है, उसने पैरामीटर दिया है ये AX के अंदर स्टैक के ऊपर। तो बस ये कैलकुलेशन में फ़र्क आएगा। तो हमने वही स्क्रॉल अप की रूटीन में वो स्टैंडर्ड काम, रजिस्टर्स पुश करो। अब ये लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है कि वो जो नंबर ऑफ लाइंस दी हुई थी, जो स्टैक पे पड़ी हुई थी, उनको मल्टीप्लाई कर रहा है 80 के साथ। ये वाला काम कर रहा है, 80 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। और उसके बाद SI को मूव करवाइए। ये जल्दी कर रहा है, लेकिन चलो खैर, ये लाइन पहले, ये वाली लाइन पहले लिख देता तो ज़रा बेहतर था। खैर, बेसिकली होना ये है कि 80 को सिर्फ लाइनों के साथ ज़रब नहीं देना, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई इधर आगे कर रहा है, शिफ्ट लेफ्ट SI 1। तो बेसिकली 80 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, वो AX में आ गया। उस AX को मूव करवाया SI की तरफ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 लाइनें वो कैलकुलेशन है जो ये वाली कैलकुलेशन है, 80 ज़रब 5 ज़रब 2 क्या होता है। अब करना क्या है कि जो भी ये कैलकुलेशन का आंसर आया है वो हमारी सोर्स है, SI है। SI वहाँ पे आ गया, डन, ख़त्म। अब डेस्टिनेशन को मूव करवाना है, वो कहाँ पे करवाना है, 0 पे। तो वो तुम्हें बताया था पिछली दफ़ा कि ये पता नहीं क्यों प्रेफर करता है इस तरह से करना, जॉर के तरीके से, जॉर DI। अच्छा, इसके बाद क्लियर है कि हमने क्या करना है। हमने कमांड दे देनी है रेप मूव्स W। मूव्स W ये करेगा कि सोर्स इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ ब्लॉक है ये वाला, इसको उठा के डेस्टिनेशन इंडेक्स पे कॉपी कर दे। हमने ये भी बात की है कि इसके साथ रेप लगना लाजमी है ताकि ये रिपीट करे CX टाइम्स। सवाल ये है कि इसको कितना रिपीट करवाना है। तुम 800वें एड्रेस से शुरू हुए हो, मैक्सिमम एड्रेस 4000 है, तुम कमांड भी वर्ड की दे रहे हो, तुमने वर्ड की कमांड दी है, विच मीन्स कि वो 2 बाइट्स एक दफ़ा में करेगा। तो 4000 माइनस 800 3200 डिवाइडेड बाय 2 1600। तो ये इंस्ट्रक्शन 1600 दफ़ा चलनी चाहिए। भाई तुम यहाँ से वर्ड्स उठा रहे हो ना, तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम मूव्स के आगे B लिख दो या W लिख दो। यू रिटन W, व्हाट दैट मीन्स इज कि ये हर दफ़ा 2 बाइट्स उठा के काम करेगा। ये कैलकुलेशन जो CX की है वो ये हुई है, ठीक है। नहीं, ये भी नहीं, बस ये एक्चुअली ये 2 लाइन है बस, दैट्स इट। कि 2000 में से वो उसको माइनस कर रहा है। मैंने 4000 में से 800 को माइनस किया, 3200 आया। उसको डिवाइड किया 2 पे तो 1600 आया। उसने ये किया है कि उसने 4000 इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया शुरू में ही 2000 ताकि वो कैलकुलेशन करनी ना पड़े। खैर, ये 2 लाइनें कैलकुलेट करेंगी कि CX ने कितनी दफ़ा चलना है, और बस दैट्स इट। उसके बाद आप कमांड देते हो रेप मूव्स W। ये आपका पहला मुद्दा सॉल्व हो गया कि 5वीं लाइन पहली पे आ गई, 6ठी लाइन दूसरी पे आ गई, 7वीं लाइन तीसरी पे आ गई, सो ऑन। ये पूरा ब्लॉक उठ के इधर कॉपी हो गया। आखिरी स्टेप ये था कि ये जो जगह खाली बची है, अब ये जो एंड पे जो लाइंस हैं, खाली तो नहीं है इनफैक्ट, लेकिन जो एंड पे लाइंस हैं, इनके अंदर आपने जाके 0x0720 फेंकना था, ताकि वो आखिरी, ये मैं आखिरी ये वाली बात कर रहा हूँ, क्लियर द बॉटम 5 लाइंस। अब ये वाली 5 लाइंस आपको क्लियर करनी है, खाली करनी है। तो उसके लिए अगेन सिंपल, मैंने AX के अंदर 720 मूव किया और इस दफ़ा मैंने स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन दी। STOS याद है क्या करता था?
ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन थी जो सबसे पहली हमने पढ़ी थी। ये मूव करता था AX से लेकर DI पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। SI से कॉपी हुआ DI पे। ये DI था ना, मिट क्यों गया? ये SI था, ये DI था। जब जब ये वक्त के साथ साथ जब ये वो होता रहेगा, कॉपी होता रहेगा, SI में DI में गया, फिर SI आगे चला गया, DI आगे चला गया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। जब SI एंड पे पहुंचेगा यहाँ पे, तब ये काम खत्म होएगा। तो DI उस वक्त तक यहाँ तक पहुंच चुका होगा ना जहाँ पे ये वाला ब्लॉक खत्म होता है। तो अब DI ऑलरेडी सही जगह पे मौजूद है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि उसको इस्तेमाल करके बाकी जगह पे 0720 फेंक देना है। तो वो DI ऑलरेडी मौजूद है, उसने कुछ नहीं करना, तो उसने 0720 लिखा और स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन दे दी। आप तुम्हारा तो मिड टर्म खैर वो है, क्विज है, लेकिन वैसे नॉर्मली मिड टर्म में ये प्रोग्राम पूरे का पूरा लिखने को आता है यूजुअली। प्रोग्राम नहीं, मतलब स्क्रॉल अप की जो रूटीन है वो लिखने को आता है। अगर समझ नहीं आई तो कोई नहीं, लेकिन अगर समझ आई है तो कोशिश करो कि स्क्रॉल डाउन मुझे खुद करवाओ। ये मैंने स्क्रॉल अप किया था, याद है? क्या ख्याल है? मैंने स्क्रॉल अप किया था। अब इसको जरा उल्टा करो और स्क्रॉल डाउन करो, और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें कुछ समझ आया है या नहीं आया। तो स्क्रॉल डाउन के केस में अगेन मेरे पास वही स्क्रीन का एग्जांपल है। अब स्क्रॉल डाउन के केस में होना ये है कि मैंने ऊपर से लाइनें उठानी है इस दफ़ा। बिल्कुल फर्स्ट लाइन से मैंने कुछ लाइनें उठानी है और उनको उठा के मैंने नीचे खींचना है, और ऊपर इस दफ़ा खाली स्पेसेस डालनी है। उल्टा हो गया सारा कुछ, ठीक है? यानी बेसिकली इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो ये है, योर फर्स्ट लाइन will become 20th line, second line will become 21st line, so on, ठीक है? यानी अगर मैं 20 लाइन में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी पहली लाइन आ जाएगी 20वें एड्रेस पे, यानी ये वाली लाइन कॉपी हो जाएगी इस जगह पे। अब ऊपर खाली स्पेसेस छोड़नी है 20 लाइनों पे। तो आखिरी स्टेप ये होएगा कि नाउ पॉपुलेट द फर्स्ट 20 लाइन्स विद 0x 0x0720। है तो इतनी सी बात, लेकिन इसमें अब एक टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी बहुत बारीक है। वो ये है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया है कि अगर ये मेरी बीजीए मेमोरी है सारी, ठीक है? अब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? सोर्स तो अब 0 पे पड़ा हुआ है, यानी बेसिकली तो मैंने ये वाला पूरा ब्लॉक उठाना है। अब तो मैंने फर्स्ट लाइन से उठा के कॉपी करना शुरू करना है, जितनी भी लाइन तक मैंने जाना है। और इसको मुझे कॉपी करके लेके कहाँ जाना है? जिस लाइन पे आप मूव कर रहे हो उस लाइन पे। तो फॉर एग्जांपल मैं 20th पे जो भी है, बस मुझे इसको लेके किसी ऐसी जगह पे, इस तरह की जगह पे जाना है। और जब मैं ये करके फारिग हो जाऊंगा तो ये जो जगह शुरू में बचती है यहाँ पे मुझे 0720 लिखना है, ये मेरा वो है। अच्छा लेट्स सी अब के करना क्या है। तो ज़ाहिर बात है SI को आपको यहाँ पे मूव करवाना है। क्या ख्याल है? इस दफ़ा SI इधर मूव होएगा, यहाँ से कॉपी करना शुरू करना है, और DI यहाँ पे मूव होएगा, ठीक है जी? और आप कॉपी करना शुरू कर दो। इसमें एक प्रॉब्लम है, फुली टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत बारीक प्रॉब्लम है। देखो अगर पकड़ सकते हो। मुश्किल है, तो शायद मैं समझाऊँ भी फिर भी मुश्किल है। होता ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था अली, अली खान, ALIKH
फॉर एग्जाम्पल, बड़ा गलत तरीका समझाने का क्योंकि वो बड़ा ऐसे ही है। तो अब आपका मुद्दा ये था कि आपने ये वाला सारा हिस्सा उठा के आगे लेके जाना था ना, मतलब पहली लाइन पे अगर अली खान लिखा हुआ था तो आपने उसको उठा के नीचे लेके जाना था। तो आपने ये किया कि सोर्स को इधर सेट कर दिया, ये ए कॉपी हो जाएगा, वेरी गुड, इधर ये एल कॉपी हो जाएगा इधर, वेरी गुड, ये आई कॉपी हो जाएगा इधर, वेरी गुड। हम की होएगा, हम फंस गए, क्योंकि सोर्स जो है, जो के था जिसको तुमने अब आगे कॉपी करना था, वो तो ओवरराइट कर दिया तुमने। जब तुमने ए उसके ऊपर राइट किया है तो वो के तो उड़ गया। तो ये बड़ी सख्त प्रॉब्लम होती है कि व्हेन सोर्स एंड destination blocks overlap, you need to be careful about overwriting the source before it has been copied. ये कुछ सिर्फ इस जगह पे नहीं आ रहा मसला, ये कई जगहों पे आता है। तो जब सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर साइंस में ओवरलैप करते हैं तो तुम्हें ये मतलब बेसिकली केयरफुल रहना पड़ता है कि ये के जो था, खान का के जो था, ये सोर्स का हिस्सा था, लेकिन हुआ ये कि तुमने इसको पहले ही झटके में ओवरराइट कर दिया, ये तो कॉपी हुआ ही नहीं। तो ये इसका प्रॉब्लम है। सोल्यूशन इसका ये है कि उल्टा कॉपी करो। Solution is to copy backwards. I, instead of increasing SI and DI in each iteration, we decrease them. ये जरा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट सुनना पहले। वो कहता है कि इनको यहाँ पे ना रखो SI और DI को, वो कहता है इनको एंड पे रखो बिल्कुल। अच्छा, अब एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये है कि एंड का मतलब ये है कि एसआई का काम था ना कि उसने इस काले ब्लॉक को पकड़ना था, तो काले ब्लॉक का जहाँ पे एंड होता है, सोर्स ब्लॉक का जहाँ पे एंड होता है, एसआई को वहां पे रखो। डीआई को बजाय इसके कि यहाँ पे रखो जहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उसको ब्लॉक के एंड पे रखो। और अब रिवर्स कॉपी करो, यानी यानी अब एसआई का जो यहाँ पे डेटा पड़ा है वो उधर कॉपी करो, ये वाला यहाँ पे कॉपी करो, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ। अब इससे होएगा ये कि जब तक तुम किसी सेल को ओवरराइट करने तक पहुंचोगे तब तक ओरिजिनल डेटा ऑलरेडी कॉपी हो चुका होएगा। दिस इज कॉल्ड auto decrement mode and is controlled by df. हमारे पास df एक फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग। अब मुझे ये याद नहीं है, शायद मैं उल्टा कर दूं, अगर वो 0 होता है तो शायद वो ऑटो इंक्रीमेंट में होता है, चेक कर लेना, और अगर वो 1 होता है तो वो ऑटो डेक्रीमेंट में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो इंस्ट्रक्शंस ऑटो इंक्रीमेंट में है, विच मीन्स पुरानी कहानी के एसआई को कॉपी करेगा डीआई में, एसआई को इंक्रीमेंट करेगा, डीआई को इंक्रीमेंट करेगा। में काम कर रहा है, विच मीन्स कि अब वो कॉपी तो उसने एसआई से डीआई में ही करना है, ये तो रूल है, लेकिन बजाय इसके कि अब वो एसआई को और डीआई को इंक्रीमेंट करे, वो उसको डेक्रीमेंट करेगा। दोबारा देखना, एसआई से कॉपी करेगा डीआई में, लेकिन आगे नहीं जाएगा, अब पीछे आएगा, डीआई भी पीछे आएगा, एसआई भी पीछे आएगा। ये ऑटो डेक्रीमेंट मोड का मजा है। ठीक है, इसमें आखिरी बात ये है कि यू कैन you can clear or set the df using the following instructions. वो इंस्ट्रक्शन है CLD और STD। ठीक है, CLD से क्लियर डायरेक्शन फ्लैग होता है और STD से सेट डायरेक्शन फ्लैग होता है। ठीक है, इससे वाकियत है ना तुम्हारी? जब मतलब फ्लैग्स को जब तुमने चेंज करना है, छेड़ना है, तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं तुम्हारे पास क्लियर की और सेट की, जिससे फ्लैग्स अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं, जो भी कहानी है। बल्कि ये जो अभी हम ये जो भी हम प्रोग्राम कर रहे थे स्क्रॉल अप का, उसमें मैं ये लाइन इग्नोर करता जाता था। ये लाइन हर जगह लिखी होती थी, हर प्रोग्राम में पिछले में लिखी हुई, मैं इग्नोर कर रहा था क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो ये CLD कर रहा है, विच मीन्स कि ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड CLD से क्लियर होएगा। क्लियर का मतलब 0, सही लिखा है ये मैंने, ये सही है। ठीक है,
तो CLD का मतलब है क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। जैसे ही डायरेक्शन फ्लैग क्लियर होएगा वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चला जाएगा, जो नॉर्मल मोड है। हमारी ये सिरदर्द नहीं है, हमारी सिरदर्द है कि हमने अब करना है स्क्रॉल डाउन। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले चल रहा है कि हम उसको बताएंगे कितनी लाइंस करनी है और उसको कहेंगे कि स्क्रॉल डाउन करना है। जो इसमें तुम्हें चेंजेस नजर आएंगी वो ये है कि इस दफा वो SI को 0 पे सेट नहीं करेगा। नॉर्मली हम SI को 0 पे, यहाँ पे स्टार्ट पे बिल्कुल सेट करते हैं, नहीं अब उधर नहीं सेट करेगा। वो उसको सेट करेगा एंड पे, जो भी ब्लॉक का एंड बनता है वो एंड उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसी तरह, यानी 4000 रख के 4000 में से माइनस करके जो भी है, और डेस्टिनेशन को इस दफा मूव करवाएगा बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल अखीर पे। DI को मूव करवाएगा बिल्कुल अखीर पे 4000वें एड्रेस पे। इस दफा ये बताना जरूरी है कि हमने ऑटो डेक्रीमेंट मोड में जाना है। तो वो STD की इंस्ट्रक्शन देता है। STD की इंस्ट्रक्शन होती है सेट डायरेक्शन फ्लैग। जैसे ही डायरेक्शन फ्लैग सेट होता है, 1 होता है, ये ऑटो डेक्रीमेंट के अंदर चला जाता है, विच मीन उसने रिवर्स में आना है। बस बाकी बात बोली है, वो रैप मूव्स W की इंस्ट्रक्शन दे के करते हैं। ये कम लोगों को समझ आता है, तो अगर नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ इतना कम से कम एग्जाम के लिए याद रखो कि स्क्रॉल डाउन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ओवरलैपिंग सेगमेंट्स होती हैं, इसमें ऑपरेंट ज़ाया हो जाता है। सोल्यूशन इज ऑटो। ये प्रॉब्लम स्क्रॉल अप में नहीं आता, स्क्रॉल अप सीधा सीधा है, वो नॉर्मल आप दोनों सेगमेंट्स पकड़ते हो और उठा के कॉपी कर देते हो। अगेन वो तुम्हारा एग्जाम है नहीं, वरना ये दोनों प्रोग्राम्स इंतहाई इंतहाई सख्त इंपॉर्टेंट होते हैं मिड टर्म के लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं, MCQs नहीं, सारे सब्जेक्टिव होते हैं। लास्ट है जी कंपेयर्स, जो कुछ खास बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। CMP अगर तुम्हें याद है, CMP बस ये तुम्हें ये भी आता है फिर, और CMP तुम्हें याद ही होएगा, उसके बगैर तुम असेंबली कैसे पढ़ सकते हो। तो CMP क्या करता था कि सोर्स में से डेस्टिनेशन माइनस करता था, DI माइनस SI करता था। तो करता क्या था, ना सोर्स को कुछ होता था ना डेस्टिनेशन को। पढ़ लो इसको, CMPS subtracts the source operand from the destination operand। वही करता है जो CMP करता था, कि SI में से DI को माइनस करता है, एग्जैक्टली वही करता है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर अनअफेक्टेड। तुम्हें याद होएगा कि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ फ्लैग्स अपडेट होता था। तो SI और DI आर अपडेटेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक एक सेल को कंपेयर नहीं करता, बल्कि SI और DI को इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट करके जो भी है वो पूरे स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल ये होता है कि ये दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करने के काम आता है ज़्यादातर। कंपेयर्स का जो एक एग्जांपल एक ही बनता है, बेसिकली वो ये बनता है कि दोनों स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल हमने कंपेयर करना है कि ये मैसेज 1 जो है, क्या ये बराबर है मैसेज 2 के, जो वो नहीं है, क्योंकि इधर W छोटा है इधर W बड़ा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें आंसर आना चाहिए कि बराबर नहीं है। अच्छा, एक सब रूटीन लिखी है स्ट्रिंग कंपैरिजन की, जो करती ये है कि रिटर्न्स 1 इन AX इफ द मैच। इसको हम देंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन को दो स्ट्रिंग्स, ये उनको करेगा कंपेयर और चेक करेगा कि दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम होते हैं तो आपको 1 रिटर्न कर देगा, अगर नहीं सेम होते तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टार्ट में कुछ खास बात नहीं है, हमने पहला स्ट्रिंग रखा स्टैक पे, दूसरा स्ट्रिंग रखा स्टैक पे, और हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन कॉल कर दिया। स्ट्रिंग कंपैरिजन पहले तो LDS और LES यूज करता है ना, विच मीन्स कि एक स्ट्रिंग को SI की तरफ, SI एक स्ट्रिंग की तरफ, यानी पहले की तरफ SI पॉइंट करता है और दूसरे की तरफ DI पॉइंट करता है। खत्म हो गई बात। अब जो इंस्ट्रक्शन हमने देनी है वो ये देनी है,
स्ट्रिंग लेंथ की तरफ क्यों चला गया है? चलो खैर, ये नहीं मैं डिस्कस कर रहा। हमारा काम ये है, हमने एस आई को एक स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करवाया, डी आई को दूसरे स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करवाया। अब हमने इंस्ट्रक्शन दी कंपेयर्स बी। अच्छा, सी एम पी एस बी क्या करती है कि एस आई और डी आई को आपस में कंपेयर करती है, और हमने कहा है रेपी, रिपीट इफ इक्वल। अगर पहले दोनों लफ्ज इक्वल हैं तो वो आगे चला जाएगा, अगले दोनों कंपेयर करेगा। अगर अगले दो इक्वल हैं, तीसरे कंपेयर करेगा, फिर चौथा कंपेयर करेगा। तो जब तक दोनों वर्ड्स सेम रहते हैं वहां तक ये कंपेयर करता रहता है। अच्छा, अब दो रास्ते निकलते हैं। या तो ये होएगा कि ये पहले दोनों को कंपेयर करते करते एंड तक पहुंच गया है। एंड क्या है? वो नल है, नल जीरो है। तो एंड तक पहुंच गया और अभी तक दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग्स इक्वल है। दूसरे केस में ये होएगा कि वो करता रहेगा कंपेयर, लेकिन यहाँ पे आके टूट जाएगा। जहाँ पे उसको एक कैरेक्टर ऐसा मिल गया जो मैच नहीं करता, यहाँ आके वो टूट जाएगा। टूटेगा इसलिए कि आपने लगाया हुआ है रेप ई गालिबन। हाँ, ये है। तो रेप ई का मतलब है रिपीट इफ इक्वल। तो जहां पे उसको इनइक्वालिटी मिलेगी वहां पे वो टूट जाएगा। वहां से तुम पहचान सकते हो कि दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है। पढ़ लेना इसमें। एक्चुअली सिर्फ ये सब रूटीन जो है, ये 8-10 लाइनों की इतनी सी सब रूटीन है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और बस। लेकिन वो मूव्स वाले एग्जांपल्स बड़े जरूरी। लो भाई, ये तुम्हारा मिड टर्म है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इंतहाई आसान था मिड टर्म। फाइनल सारा इंटरप्ट्स है, सारे का सारा इंटरप्ट्स है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, रियल टाइम इंटरप्ट्स, डीबग इंटरप्ट्स। अब हेडिंग मल्टीटास्किंग है, लेकिन है इसके पीछे भी इंटरप्ट्स। ठीक है, ये जो सर्विसेज लिखी हुई हैं ये भी इंटरप्ट्स है। ये चैप्टर ज़रा हट के है, ये भी इंटरप्ट्स, ये भी ज़रा हट के है चैप्टर। मतलब फाइनल का कोर्स इंतहाई सख्त मुश्किल है। वो हार्डवेयर का है बेसिकली। तो मिड वाला काफ़ी इजी है, उसमें मतलब 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक सब रूटीन वाला, एक लूप्स वाला, एक कंडीशंस वाला। एज लॉन्ग एज वो आता है तो बस ठीक है, काम चलता है। तो इसको करो रिवाइज, और कोई मसले मसाइल ना तो बताओ।